इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कई बार हमें कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही होती है, परंतु उसमें सेलर कहता है कि मेरे से जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी की सेल डीड थी या कन्वेंस डीड थी या टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे के सारे या उसमें से कुछ गुम हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंप्लीट चेन नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या कुछ टाइटल डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं है, तो क्या हमें ऐसी संपत्ति खरीदनी चाहिए? और अगर हम ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या रिस्क है, हम सेलर से क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं जिससे कि हमारी सेफ्टी रहे, हमारा ओनरशिप कंप्लीट रहे इस प्रॉपर्टी पे, और फ्यूचर में जब हम इस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचने जाएं तो हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की ट्रांजैक्शन में रिस्क तो कुछ ना कुछ है ही। अब सवाल यह है कि कितना रिस्क है और क्या क्या रिस्क है। रिस्क कितना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो उस प्रॉपर्टी के कागज थे ओरिजिनल, उसमें से किस तरह के डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं। क्या ओरिजिनल टाइटल डीड, सेल डीड ही गुम हो गई है, या अभी वाली सेल डीड है, पिछली कोई चेन में से कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, या बाकी सब डॉक्यूमेंट तो हैं पर किसी अथॉरिटी से कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया था, खाली वो गुम हो गया है, पार्किंग का अलॉटमेंट लेटर गुम हो गया है, पोजेशन लेटर गुम हो गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या गुम हो गया है, कौन सा दस्तावेज गुम हो गया है, उसकी लीगल वैल्यू क्या है, क्या वो दोबारा ऑब्टेन करना आसान है, क्या डुप्लीकेट से भी काम चल सकता है। इसमें रिस्क है फ्रॉड का, कि या तो अभी हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, और अगर अभी फ्रॉड नहीं किया जा रहा तो ऐसा ना हो कि भविष्य में फ्रॉड किया जाए। भाई ऐसा भी संभव है कि जब सेलर आपको कह रहे कि मेरे से प्रॉपर्टी कागज गुम हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी कागज गुम हुए ही ना हो। अब सेलर आपको कह रहे ये देखिए मैंने पुलिस में FIR करा दी थी या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कर दी थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी थी और पुलिस ने ये नॉन ट्रेसेबल सर्टिफिकेट दिया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेलर फ्रॉड हो, पुलिस में कंप्लेंट किया है, मेरे घर में मैं डॉक्यूमेंट रख लूंगा और जानबूझ के झूठी कंप्लेंट पुलिस में कराऊंगा, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सेलर ये दिखा सकता है कि ये देखिए मैंने न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस भी दिया था कि ये डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, किसी को मिले तो वापस दे देना, और ये उसकी कटिंग है न्यूज़पेपर्स की, मैंने 2 न्यूज़पेपर में ऐसा पब्लिश किया था। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूज़पेपर वालों को पैसे दो, वो तो छाप देंगे, उनका क्या जा रहा है। तो ये जो बातें हैं इनसे ये सुरक्षा नहीं होती कि वो जो डॉक्यूमेंट है क्या वो वाकई असली में गुम हो गए थे। भविष्य में फ्रॉड ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी पेपर गुम बताए गए हैं वो गुम ना हुए हों, उस प्रॉपर्टी बेस के वो प्रॉपर्टी पेपर अभी भी इसी के पास हो, सेलर के पास या किसी और अन्य व्यक्ति के पास हो, और वो व्यक्ति उन प्रॉपर्टी पेपर का मिसयूज करके आगे किसी और प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर दे या प्रॉपर्टी का सौदा कर ले, कुछ भी। ये भी संभव है कि इस व्यक्ति ने, सेलर ने किसी बैंक से कोई रिसेंटली मॉर्गेज लिया हो हाल फिलहाल में ही, जो कि अभी रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड भी ना हुआ हो, सरसाई में बैंक ने चार्ज भी क्रिएट ना किया हो, तो उसका आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि बैंक से मॉर्गेज तो नहीं है ये डॉक्यूमेंट, किसी बैंक के पास पड़े हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, सरफेसी एक्ट लगा रखा हो, पता लगे कि आपने प्रॉपर्टी ली, आप अंदर आए और 6 महीने बाद बैंक के नोटिस आ रहे हैं हमारे पास की ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास गिरवी थी, ओरिजिनल सेल डीड भी हमारे पास है, डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। और ऐसी स्थिति में अगर सरफेसी एक्ट लग जाता है, बैंक का जो राइट है उस प्रॉपर्टी पे वो फर्स्ट राइट होता है, और जो बाद की सेल डीड अगर हो भी गई, आपने करवा भी ली अब रजिस्ट्री उससे, तो वो कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार सर्टिफाइड कॉपी दे सकता है कि ये देखिए मैंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई थी और ये सर्टिफाइड ये ओरिजिनल के बराबर मानी जाएगी। अब सर्टिफाइड कॉपी तो आप कितनी भी निकलवा लो, 1 निकलवा लो, 2 निकलवा लो, 3 निकलवा लो, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर सेलर कहता है कि मेरे प्रॉपर्टी पेपर बैंक ने गुम कर दिए थे, बैंक ने मुझे राइटिंग में लेटर दिया, ये देखिए लेटर, अब सवाल ये भी उठेगा ना फिर कि बैंक ने जो लेटर दिया बैंक ने गुम कर दिए, तो गुम होके वो कहाँ गए? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया उसको? कहीं तो गए वो, किसी को तो मिलेंगे, किसी के पास तो होंगे। तो वो व्यक्ति जिसके पास वो होंगे या जिसे फ्यूचर में मिलेंगे, जब तक कि वो बिल्कुल जल के खाक ना हो गए, वो आग ही ना लग गई हो, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि बड़े सेफ तरीके से बैंक आमतौर पे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को रखता है। तो ये अंदेशा तो हमेशा बना ही रहेगा।
तो अब करें तो क्या करें, क्या सावधानियां रखें कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी लेने का हमारा मन भी कर रहा है, प्रॉपर्टी भी पसंद है, कुछ सस्ते रेट पे भी मिल रही है, तो क्या सावधानियां रखें जिससे कि हमारी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाए इस ट्रांजैक्शन में। पहला काम तो आप ये करिए कि जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है आप वहां जाइए और वहां से टाइटल सर्च रिपोर्ट लीजिए और ये चेक करवाइए वहां से कि इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप स्टेटस क्या है, पिछले 10-15 साल में क्या प्रॉपर्टी की चेन रही है और आज की तारीख में प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। तो अगर इस व्यक्ति ने, सेलर ने प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड करवा दी होगी तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चल जाएगा कि और कोई फर्दर रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, आज भी इस प्रॉपर्टी का मालिक ये व्यक्ति है या नहीं है। इसी तरह आप म्यूटेशन के प्रॉपर्टी हाउस टैक्स की रिसीट्स वगैरह देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी में म्यूटेशन किसके नाम पे हो रखा है। तीसरी चीज़ आप देख सकते हो कि जो प्रॉपर्टी का कब्जा है वो सेलर के पास ही है या वो घर खाली पड़ा है या किसी और के कब्जे में है। इससे भी कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई पीसफुल वैकेंट पोजीशन है, अगर सेलर के पास है, अड़ोस पड़ोस वाले कह रहे हैं भाई साहब 15 सालों से यही रह रहे हैं, इतने साल से तो हम इन्हें देख रहे हैं, तो किसी और के कब्जे में वो चीज़ अगर है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी और के पास कब्जा है तो कब से है और क्यों है। फोर्थ सावधानी आप ये रख सकते हो कि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते समय कभी भी कैश में कोई ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि अगर भविष्य में भी ऐसा पता लगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो अगर आपने बैंकिंग मोड से, अकाउंट पे चेक से उसके खाते में पैसे दिए होंगे तो वो विद इंटरेस्ट कोर्ट से वापस लेने आसान होंगे। परंतु यदि आपने कैश में डीलिंग कर रखी है, पैसा ज़्यादा दे दिया, रजिस्ट्री में कम लिख रखा है, एग्रीमेंट में कम लिख रखा है, तो बाद में आप कोर्ट में भी जाओगे तो वो कैश पैसा आपको रिटर्न मुश्किल ही हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा वापस आपको। तो कैश में डीलिंग ना करें। इसके अलावा 5वां सुझाव मेरा ये है कि आप भी न्यूज़पेपर में एक जाहिर सूचना, पब्लिक नोटिस दे दें कि आप ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे खरीदना चाह रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति हो या इसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर किसी के पास हो, किसी का दावा हो इस प्रॉपर्टी पे, तो 15 दिन के अंदर बताएं। तो ये भी आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट काम आपको ये करना चाहिए कि जब आप इस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट बनाएं इस प्रॉपर्टी को खरीदने का, तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड एग्रीमेंट ना बनाएं जो जनरली प्रॉपर्टी डीलर दे देते हैं। एक डिटेल कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट बनेगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें सारी बातें डिटेल में लिखी जाएंगी। वो आपको अपने वकील साहब से ड्राफ्ट करवाना चाहिए, जिसमें पूरी कहानी लिखी जाएगी कि क्या कागज़ गुम है, क्यों गुम हुए, कैसे गुम हुए, सेलर ने फिर क्या किया, और अगर भविष्य में कोई आपको नुकसान होता है तो सेलर किस तरह से उसे कंपनसेट करेगा। तो एक एग्रीमेंट टू सेल इसमें एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, उसको ध्यान से बनवाएं। इसी प्रकार जब आप सेल डीड बनवाएं, रजिस्ट्री करवाएं, तो उस सेल डीड के अंदर भी जो नरेशन है, जो फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि इस प्रॉपर्टी के, उनमें भी इस चीज़ का जिक्र करें और सारी बातें डिटेल में लिखें। वो भी एक कस्टमाइज सेल डीड का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। नॉर्मल रजिस्ट्री में जो शर्तें लिखी रहती हैं उसके अलावा भी कुछ बातें, कुछ शर्तें इस केस में आपको उसमें लिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड के अंदर आपको एक इंडेमनिटी क्लोज डालनी चाहिए। इंडेमनिटी क्लोज का मतलब हो गया भाई तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो सेलर की तरफ से लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट गुम हो गए थे, भविष्य में यदि ऐसा पाया जाता है कि भाई वो इनको कुछ लॉस हो गया, बायर को इस बात के कारण, या किसी और व्यक्ति ने अपना कोई ओनरशिप हक जताया इस प्रॉपर्टी पे, तो इनको जो भी हर्जाना नुकसान होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अपार्ट फ्रॉम इंडेमनिटी क्लोज इन सेल डीड, आपको सेपरेट एक इंडेमनिटी कम अंडरटेकिंग सेलर से लेना चाहिए और उसे नोटराइज करवाना चाहिए। उस इंडेमनिटी अंडरटेकिंग में भी आप सारी कहानी लिख सकते हो सेलर की तरफ से। उस पर आप साइन नहीं करेंगे, सिर्फ सेलर साइन करेगा। 2 गवाहों के भी साइन करा उस पर। उसमें पूरी कहानी फिर लिखनी है कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी थी, मैं इसका मालिक था, ऐसे ये गुम हो गए या बैंक ने गुम कर दिए, फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, फिर मैंने पब्लिक नोटिस दिया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर भी नहीं मिले, अब मैं बेच रहा हूँ, मेरे ही कब्जे में, किसी और का स्वामित्व नहीं है। कभी भी इनको फ्यूचर में कोई लॉस हुआ इस बात से तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। कभी भी प्रॉपर्टी पेपर मिल गए तो मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, आपको दे दूंगा, और भी तमाम बातें इस प्रकार की उसमें लिखी जा सकती हैं। एक काम आप और भी कर सकते हो, आप किसी और अच्छे बैंक से, किसी सरकारी बैंक से, किसी बड़े बैंक से लोन लेने की ट्राई कर सकते हो इस प्रॉपर्टी पे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट देख के वो बैंक कंफर्टेबल फील करता है आपको लोन देने में, तो फिर ये और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। अब और पक्का काम करना है तो आप सेलर को बोलिए कि भाई साहब आप कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में, दीवानी अदालत में, और वहां जाके एक सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करिए।
डिक्लेरेशन का मुकदमा फाइल होता है सेक्शन 34 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जहां सेलर ये केस डालेगा कोर्ट में अज्ञात के खिलाफ वर्सेस अननोन कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी पेपर गुम हो गए थे, फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, वो नहीं मिले पेपर, फिर भी नहीं मिले, पब्लिक नोटिस दिया फिर भी नहीं मिले, मैं ही इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ आज की तारीख में भी, और मैं यहाँ रह रहा हूँ, और ये जो सेल डीड है ओरिजिनल नहीं मिले हैं, क्योंकि तो जो सर्टिफाइड कॉपी मैंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ली है इसी को ओरिजिनल ट्रीट करने का डिक्लेरेशन ये ऑनरेबल कोर्ट पास कर दे कि सर्टिफाइड कॉपी को ही ओरिजिनल के रूप में ट्रीट किया जाए, तो कोर्ट सारे तथ्यों को समझते हुए पब्लिक नोटिस फिर से जारी कर सकती है, भाई किसी को इस मुकदमे पे आपत्ति हो तो आए, वरना एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है कोर्ट कि भाई सभी एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की इच्छा है वो ऐसा ऑर्डर कर सकती है, डिस्क्रिशनरी पावर है डिक्लेरेशन की कि इस सर्टिफाइड कॉपी को ही अब ओरिजिनल मान लिया जाए। तो अगर ऐसे कोर्ट के आदेश की कॉपी है उसके पास, डिक्री है, तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोर्ट की एक डिक्री है। कई बार वो डिक्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जैसे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है वैसे रजिस्टर्ड भी करवा ली जाती है, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि ये जो कोर्ट की डिक्री आप लेके आए हो इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप तहसील में रजिस्टर्ड करवा दें, तो वो एक और एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। अब दोस्तों ये सब करने के बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता पुख्ता तौर पे कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा होगा या भविष्य में नहीं होगा, फिर भी हो सकता है।